नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो पल में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि कुंडली में कौन से ग्रह दानव ग्रह होते हैं और कौन से ग्रह देव ग्रह होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे आपको पता चलेगा कि अगर आपका कोई दानव ग्रह देव ग्रहों की राशि में बैठा हुआ है तो उसका फलादेश कैसा होगा। इसलिए आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जैसा मैं आपको बताती हूँ कि हर वीडियो में मैं आपको एक उपाय दे देती हूँ, तो आज की वीडियो में मैं उपाय आपको जल्दी बता दूंगी ताकि आपको वीडियो के एंड तक वेट ना करना पड़े। तो यह उपाय बहुत ही सरल है दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रात को सोने से पहले जो विचार हम अपने दिमाग में सोचते हैं वह ही हमारी चिंता का कारण बन जाते हैं। चिंता का कारण ऐसे कि अगर दिन भर में कोई कलेश हुआ रहेगा या ग्रह कलेश होता है या फिर आपको किसी बात की टेंशन हो या फिर आपके मन मुताबिक आपको नौकरी ना मिली हो, तो वही विचार बार बार हम लोग सोचते रहते हैं और उन विचारों के वजह से हम रात में सोने से पहले वह विचारों के बारे में जो सोचते हैं उन विचारों की वजह से हमें डिप्रेशन, टेंशन जैसी बीमारियां हो जाती है। और जिस इंसान को चिंता रहती है दोस्तों, वह इंसान कभी रचनात्मक तरीके से सोच नहीं पाता, और क्योंकि वह इंसान चिंता में डूबा हुआ होता है तो वह इंसान जिस किसी को भी मिलता है वह अपना नेगेटिव इफेक्ट छोड़ देता है। तो इसलिए लोगों को भी वो इंसान अच्छा नहीं लगता। और वही नहीं दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो इंसान चिंता में डूबा हुआ रहता है वह इंसान का जो खून है शरीर में वो बनना बंद हो जाता है दोस्तों। इस वजह से उसको बहुत सारी बीमारियां भी पकड़ लेती है। तो आप यहाँ उपाय बहुत ही सरल है दोस्तों। आपको क्या करना है, रात में सोने से पहले एक कांच का ग्लास लेना है और उसमें आपको 11 बार यह मंत्र बोलना है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर आपको यह मंत्र दिख रहा होगा। आपको यह मंत्र 11 बार बोलना है दोस्तों। और एक बात, जो भी व्यक्ति इस मंत्र को शाम में या सुबह में 5-5 माला जपता है, मतलब शाम में 5 माला और सुबह में 5 माला, जो भी व्यक्ति इस मंत्र को जपता है उसको वाक शक्ति की सिद्धि प्राप्त हो जाती है दोस्तों। और वह ऐसा इंसान जिस भी इंसान के सर पे हाथ भी रख दे तो भी उस इंसान की सारी चिंताओं से उस व्यक्ति को मुक्त कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस मंत्र में माँ दुर्गा के इस मंत्र में इतनी शक्ति है दोस्तों। और अगर आपको 5-5 माला नहीं भी जपना तो भी आप रात को सोने से पहले कांच के ग्लास में यह मंत्र 11 बार बोल सकते हैं। और मतलब पानी में, ग्लास में पानी में लेकर 11 बार यह मंत्र बोल सकते हैं। और 11 बार बोलने के बाद आप यह पानी पी सकते हैं, ठीक है। और फिर पानी पीने के बाद आप सो जाइएगा, ठीक है। और ऐसा प्रयोग आपको 41 दिन तक करते रहना है दोस्तों। तो 41 दिन तक करने के बाद आप स्वयं ही अपने जीवन में बदलाव पाएंगे दोस्तों, और वो भी रचनात्मक आपकी सोच बन जाएगी दोस्तों। और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको कैसा कैसा परिणाम मिला है। तो दोस्तों आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि दानव ग्रह कौन से हैं और देव ग्रह कौन से होते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो पूरी देख लेना और जरा सा भी स्किप मत कीजिए। तो चलिए शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करते हैं भगवान हनुमान जी से। ओम हनुमान, ओम अंजनी सूत, ओम वायुपुत्र, ओम महाबल, ओम रामेष्ठ, ओम फाल्गुन सखा, ओम पिंगाक्ष, ओम अमित विक्रम, ओम उदधिक्रमण, ओम सीता शोक विनाशन, ओम लक्ष्मण प्राणदाता, ओम दशग्रीव दर्पहा। सबसे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आपकी कुंडली में आपके ग्रहों की डिग्री कैसे पता करें, कि कौन सा ग्रह कितने डिग्री का है। वैसे तो अगर आपने अपनी कुंडली किसी से बनवाई है तो उसमें अंश लिखा होगा। अंश या डिग्री, ये 2 चीज़ें ज़रूर लिखी होती है। उसके आधार पर आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सी ग्रह कितने डिग्री का है, कितने अंश का है। डिग्री मतलब ही अंश होता है दोस्तों। फिर भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। उसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, जिसका नाम है हिंदू कैलेंडर। यह हिंदू कैलेंडर ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए और इस तरह का लोगो आएगा। रुकिए, मैं आपको वो जो ऐप है वो डाउनलोड करके बताती हूँ। इस तरह का लोगो मतलब स्वास्तिक का लोगो आएगा, ठीक है। तो चले हम प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाके हमें टाइप करना है हिंदू कैलेंडर। ये देखिए, ये जो ऐप दिख रही है, ये ऑरेंज कलर का जो स्वास्तिक है वो वाली ऐप हम लोग को डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है।
ये लीजिए, मैंने अभी डाउनलोड के लिए रख दी है, अभी ये इंस्टॉल हो रही है। लीजिए ऐप डाउनलोड हो गई। तो ऐप डाउनलोड करने के बाद चलिए अब इसे ओपन करते हैं, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको जाना है यहाँ पर कुंडली ऑप्शन में। कुंडली ऑप्शन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी। सबसे पहली डेट ऑफ बर्थ जो कंफर्म आपको फिल करनी है, ठीक है। मतलब डेट ऑफ बर्थ आपको आपकी लिखनी है। अगर आपको मतलब आपकी कुंडली बनवानी है, मतलब आपकी कुंडली के ग्रहों की डिटेल्स निकलवानी है, तो आपको सबसे पहले जो काम करना है वो है आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालनी है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ले लेती हूँ 12 सितंबर 1997। देखिए मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दी है 12 सितंबर 1997, हो गया देखिए, ठीक है। और अभी टाइम मैं यहाँ पर कर देती हूँ 8 AM, ठीक है। देखिए दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ ना, आपको भी बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है। देखिए इस AM पे आपको क्लिक करना होगा। अगर आपका जन्म सुबह का है, मतलब रात के 12 से लेके सुबह के 11:59 तक, तो AM आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपको पता ही है। थाने लिख देते हैं ये लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 8 AM फिक्स कर दिया है। जैसे ही मैं यहाँ पे अपना समय लिखती हूँ 12 सितंबर 1997 और 8 AM का टाइम लगा देती हूँ। उसके साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पे ये स्थान भी फिल करना है। स्थान यानी ये लोकेशन दिया हुआ है ऑप्शन, ये मान तो यहाँ पर ये कुंडली आ जाती है। यहाँ पर लग्न जो आया है वह है कन्या लग्न। लग्न मतलब मैंने आपको बताया था, ये फर्स्ट हाउस में जो भी नंबर लिखा होता है उस नंबर के लग्न की कुंडली बनती है। अब क्योंकि यहाँ पे लिखा है 6, तो 6 किसका नंबर है? कन्या राशि का। तो यहाँ पे लग्न कुंडली बन गई कन्या लग्न की, ठीक है। तो फिर नीचे चलते हैं। नीचे यहाँ पर तिथि और वार भी आया है, मतलब कब जन्म हुआ, किस तिथि पर जन्म हुआ, कौन से दिन हुआ। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं चंद्र राशि आई हुई है यहाँ पर, और इसमें जब हम और नीचे जाते हैं तब यहाँ पर देखिए आप ग्रह है, और ग्रह के साथ साथ में ग्रह किस राशि में बैठे हैं और उनकी जो डिग्रीज है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और थोड़ा आप नीचे जाएंगे यहाँ पर देखिए तो आपको पूरी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए अब यहाँ पर आप इस चीज़ को देख लीजिए। यहाँ पर जो शनि देव है वह मीन राशि में है 25 डिग्री के साथ। मैंने ग्रहों की डिग्रीज के बारे में डिटेल में बताया है मेरी फर्स्ट वीडियो में, और लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर राहु और बुध देव दोनों सिंह राशि में बैठे हुए हैं। इसके बाद मंगल देव है तुला राशि में, और यहाँ पर वैसे ही बृहस्पति यानी हमारे गुरुदेव यहाँ पर मकर राशि में बैठे हैं 19.27 डिग्रीज के साथ। वैसे ही सूर्य देव जो है वह बैठे हैं यहाँ पर अपने खुद की राशि में यानी सिंह राशि में 25.33 डिग्रीज के साथ, और चंद्रदेव यहाँ पर धनु राशि में है 21.3 डिग्रीज के साथ। वैसे ही केतुदेव यहाँ पर कुंभ राशि में विराजमान है और उनकी डिग्रीज है यहाँ पर 25.51 डिग्रीज। दोस्तों मैं डिग्रीज के बारे में आपको डिटेल्स में समझा चुकी हूँ। अगर आपने अपनी कुंडली किसी से बनवाई है तो आपको डिग्रीज की जगह पे अगर अंश लिखा हुआ दिखाई दे तो वह अंश ही आपकी डिग्रीज है दोस्तों। ये बात आप समझ लीजिए, फिक्स कर दीजिए ये। अब ये देखिए यह है 12 राशियाँ। इसके साथ साथ मैंने इन राशियों के जो अधिपति है यानी इन राशियों के जो मालिक है वह भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे यहाँ पर 1 नंबर है तो राशि हुई मेष और स्वामी कौन हुए? मंगल देव। वैसे ही यहाँ पर 2 नंबर है तो राशि हुई वृषभ और उसके जो मालिक है वह हुए शुक्र देव। फिर 5 नंबर की राशि सिंह है, तो कुंडली में कहीं पर भी अगर 5 नंबर लिखा है तो वो जो घर है या वो जो हाउस है समझ लीजिए वो सिंह राशि के हाथ में है यानी सूर्यदेव के हाथ में। और इन राशियों के सामने उनके जो देवता है उनका नाम भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है।
और इसके साथ में डिग्रीज जिसकी हम बात कर रहे थे वो डिग्रीज भी यहाँ पे मेंशन कर दी है मैंने, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर से बताती हूँ, 0 से 6 डिग्रीज के बीच में कोई ग्रह है तो वो 25% रिजल्ट्स देगा आपको, मतलब उस ग्रह से आपको 25% रिजल्ट्स मिलेंगे। वैसे ही अगर कोई ग्रह 6 डिग्री से 12 डिग्रीज के बीच में है आपके जन्म कुंडली में, तो उसके रिजल्ट्स आपको सिर्फ 50% मिलेंगे। वैसे ही 12 से 18 डिग्री के बीच में अगर कोई ग्रह है तो वो 100% रिजल्ट्स देने में सक्षम है। अगर 18 डिग्री से 24 डिग्रीज के बीच में है कोई ग्रह तो 50% रिजल्ट्स मिलेंगे, और 24 डिग्री से 30 डिग्रीज तक कोई ग्रह है तो उसके 25% रिजल्ट ही मिलेंगे। दोस्तों ये डिग्रीज के बारे में, ये 0 से 6 डिग्रीज को कौन सी अवस्था कहते हैं और ये क्यों इतना कम रिजल्ट देते हैं, ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। इसलिए आपको अगर डिग्रीज में डिटेल्स में जाना है, डिग्रीज को डिटेल्स में जानना है, तो आप प्लीज़ कृपया करके वो वीडियो देख लीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और दोस्तों एक बात और आपको बता दूं कि अगर इसमें भी कोई ग्रह 0 से 1 डिग्रीज में है ना आपकी कुंडली में, या कोई ग्रह 29 डिग्री और 30 डिग्रीज के बीच में है ना, तो वो ग्रह आपको 0% रिजल्ट देगा, यानी उस ग्रह के आपको रिजल्ट्स ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं हमारी लग्न कुंडली के अनुसार मित्र ग्रह कौन कौन से होते हैं और शत्रु ग्रह कौन कौन से होते हैं। अगर आपने मित्र और शत्रु ग्रह को समझ लिया ना, तो आप इस कुंडली को पढ़ना बहुत आसान तरीके से सीख जाएंगे। तो यहाँ पर पहले समझते हैं देव ग्रह कौन से हैं और दानव ग्रह कौन से हैं। और बीच में मैंने देखो ये एरो बनाया हुआ है यहाँ पे, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, वो अभी आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देवता ग्रहों की जो लिस्ट है उसमें सबसे पहले आते हैं मंगल देव, फिर उसके बाद चंद्रदेव, उसके बाद जो है वो है बृहस्पति देव, देन उसके बाद है सूर्य देव, और यहाँ बीच में है यानी एरो जो बनाया है बीच में, यहाँ पर है बुध देव। इसके पीछे एक कारण है बहुत बड़ा, वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। बुध को नपुंसक ग्रह माना गया है दोस्तों। देन उसके बाद दानव की जो लिस्ट है उसमें से पहला जो नाम है वह है शुक्रदेव। यह जो दानव ग्रुप है उनके गुरु शुक्रदेव है दोस्तों। उसके बाद आते हैं हमारे शनिदेव, फिर आते हैं राहु देव और फिर आते हैं केतु देव। देखिए यहाँ पे जो ये देव ग्रह है यानी मंगल, चंद्र, सूर्य, बृहस्पति, यह जो लिस्ट है यह ग्रह एक दूसरे के अति मित्र है दोस्तों। मतलब देव ग्रह अपने ग्रहों के मित्र है। मतलब ये जो लिस्ट है देव ग्रहों की, इनमें जितने भी ये ग्रह है ये सारे ग्रह आपस में मित्रता रखते हैं, यानी अति मित्र है ये ग्रह आपस में। ठीक है, मतलब जैसे बेस्ट फ्रेंड्स हो गए वैसे। अब आते हैं दानव ग्रहों पर। यहाँ पर ये जो दानव ग्रह है यानी शुक्र देव, शनि देव, राहु देव, केतु देव, यह ग्रह आपस में अति मित्र है। जैसे देव ग्रह है आपस में मित्र, वैसे ये दानव ग्रह भी जो है ना ये भी आपस में मित्र ही है। लेकिन यह दानव ग्रह देव ग्रहों के दुश्मन है यानी एनिमीज है। ठीक है, तो शुक्र देव की देव ग्रहों से नहीं बनेगी, वैसे ही राहु देव की, शनि देव की और केतु देव की इन देव ग्रहों से यानी मंगल देव, चंद्र देव, सूर्य देव और बृहस्पति देव, इनसे नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। और वैसे ही देव ग्रहों की भी इन दानव ग्रहों से नहीं बनेगी, यानी मंगल देव की, चंद्र देव की, बृहस्पति देव की, सूर्य देव की, इन दानव ग्रह जो है ना, राहु देव, केतु देव, शनि देव, शुक्र देव, ये जितने भी दानव ग्रह है इनसे नहीं बनेगी देव ग्रहों की। ठीक है, कुछ केसेस के अंदर यह दोनों पार्टीज के देव एक दूसरे से सम हो सकते हैं। मतलब कैसे, मैं आपको बताती हूँ, लेकिन कभी ये लोग मित्रता वाले नियम यहाँ पर लागू नहीं होते। कुछ केसेस के अंदर यह जो दानव ग्रह है ये देव ग्रहों से सम रिलेशन रख सकते हैं। सम रिलेशन यानी मतलब एक न्यूट्रल काइंड ऑफ रिलेशन रख सकते हैं, पर इनमें कभी मित्रता नहीं होगी दोस्तों। अब वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे है ये मंगल देव, क्योंकि ये शरीर का डिपार्टमेंट है, हमारे ब्लड का डिपार्टमेंट है, हमारे बॉडी का डिपार्टमेंट इनके पास है, और शुक्र देव जो है वो संभालते हैं हमारे सेक्स का डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये एक दूसरे के पूरक हो गए।
तो ये दोनों सम हो सकते हैं, मित्रता की लिस्ट में नहीं आते ये, यानी कि इनका रिजल्ट जो होगा वो 0% मिलेगा, मतलब ना ही बुरा ना ही अच्छा, मिडिल न्यूट्रल रिजल्ट मिलेगा इनका। क्योंकि जो शरीर है यानी जो हमारे मंगल देव है ये पूरक है शुक्रदेव के साथ। शुक्रदेव के साथ यानी शुक्रदेव जो संभालते हैं हमारे सेक्स का डिपार्टमेंट, उनके साथ ये पूरक है, ठीक है। तो ये दोनों साथ तो चल सकते पर लेकिन कभी मित्रता वाला जो रिलेशन है वो नहीं रहेगा इनके बीच में। हमेशा ना ये लोग न्यूट्रल रहेंगे, ठीक है। ये कभी निगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे, ना ये एकदम पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे, ठीक है। तो यह कॉम्बिनेशन शुक्रदेव और मंगल देव का साथ बैठता है ऐसे इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से बृहस्पति देव के साथ भी बैठता है शनि देव का, क्योंकि शनि देव है गहरी सोच और न्याय वाले और बृहस्पति देव है ज्ञान के दाता। तो इन दोनों का भी सम का कॉम्बिनेशन बैठता है दोस्तों। समझ गए, मतलब जितनी गहरी खोजें होती है, जितने भी मतलब न्यायप्रिय लोग होते हैं, जो स्पेशली जो लॉयर्स होते हैं ना दोस्तों, या फिर जज कह लो, लॉ, लिटिगेशन, ये सारी चीज़ें जो मतलब ये सारी जो चीज़ें होती है ना, वो स्पेशली ऐसा कॉम्बिनेशन शनिदेव और बृहस्पति देव का ना लॉयर्स की कुंडली में देखा जाता है और जजेस की कुंडली में भी देखा जाता है। ये ऐसा कॉम्बिनेशन मेरी कुंडली में भी है असल में, और मैं जानती हूँ कि मुझे लॉ में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है। पर चलिए मेरी बारे में छोड़ दीजिए, अभी हम बात करते हैं आगे। राहु और जो केतु देव है ना, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो इन देव वाली लिस्ट के साथ अच्छा नहीं है दोस्तों। यह दोनों देव ग्रहों के साथ अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते। अब बुध देव की बात करते हैं। बुध देव का जो रिलेशन है वो शुक्र देव से दोस्ती का है, शनि देव से भी दोस्ती का है, राहु देव से भी दोस्ती का है और केतु देव से भी दोस्ती का रिलेशन रखते हैं बुध देव। बुध देव दानव ग्रह जितने भी हैं उन सब से मित्रता का रिलेशन है उनका, ठीक है। और यहाँ पर देवताओं की लिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो मंगल देव और चंद्र देव, इनके साथ यह अति शत्रु है। मतलब बुध देव मंगल देव और चंद्र देव के शत्रु है, और बुध देव जो है वह सूर्य देव और बृहस्पति देव के मित्र है। बृहस्पति देव को कहीं कहीं कुछ ज्योतिषों ने बुध देव का शत्रु बताया है दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे एक लॉजिक है। बुध देव जो है वो है बुद्धि, तो बृहस्पति देव है ज्ञान, और ज्ञान और बुद्धि आपस में एक दूसरे के पूरक है। यानी अगर आपके पास ज्ञान है तो बिना बुद्धि के, बिना मेमोरी के वो कुछ काम का नहीं है दोस्तों। और साथ साथ में आप ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं तो मेमोरी की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी ना। साथ साथ में आपके पास मेमोरी है तो ज्ञान के बिना वह अधूरी है। यह दोनों एक दूसरे के पूरक है, इसीलिए ये मित्रता का रिलेशन रखते हैं। पर कुछ ज्योतिषों को मतलब कुछ ज्योतिषों का ये मानना है कि बृहस्पति देव जो है वो बुध देव से मतलब सम का रिलेशन नहीं रखते। यह दोनों एक दूसरे के पूरक है, इस कारण से बृहस्पति देव भी बुध देव के मित्र है दोस्तों, और सूर्य देव भी बुध देव के ही मित्र है। लेकिन मंगल और चंद्र से बुध देव की शत्रुता है। ये बात आप कहीं पे नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आगे जाके जब हम कुंडली विश्लेषण करेंगे ना एकदम प्रॉपर डिटेल्स में, या जब आप खुद की कुंडली विश्लेषण करना सीख जाओगे ना कम्प्लीटली, और खुद के ग्रह बुधदेव अगर किसी के साथ है, स्पेशली बुधदेव आपको ना सूर्य देव के साथ ही मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों ना आगे पीछे ही चलते हैं हमेशा। और कभी कभी तो शुक्र देव, बुधदेव और सूर्य देव की युति होती है, क्योंकि ये तीनों ग्रह साथ साथ में चलते। तो ये कुंडली में ना अगर आपने देखा ना कि सूर्य देव अगर मान लीजिए 10वें घर में है, ठीक है, तो बुधदेव भी आपको इनके साथ ही मिलेंगे, या फिर ये बुधदेव जो है ये आपको एक तो 9th हाउस में मिलेंगे, या फिर 10th हाउस में दिखेंगे, या फिर 11th हाउस में दिखेंगे। मतलब ये आगे पीछे चलते हैं। तो जहाँ पे सूर्य होगा ना, समझ लीजिए वहीं पे बुधदेव भी है, और उसके आगे पीछे ही शुक्र देव भी है, ठीक है। तो ये तीनों ग्रह जो है ना, ये
जैसे मतलब साथ में ही चलते ये तीनों ग्रह। ये कहीं पे आप नोट कर लीजिए कि मंगल देव से बुध देव की शत्रुता है और वैसे ही चंद्र देव से भी बुध देव की शत्रुता है। हालांकि जो चंद्र देव है ना दोस्तों, वो बुध देव के शत्रु नहीं है, वो बुध देव से सम रिलेशन रखते हैं, मतलब न्यूट्रल रिलेशन रखते हैं। पर ये जो बुध देव है ये चंद्र देव को अपना शत्रु समझते हैं, ठीक है। ये ऐसा चलता है इन दोनों का। तो इस चीज को आपने समझ लिया ना दोस्तों, मतलब राशि की सीरीज को आपने समझ लिया और ग्रहों की पावर को उनकी डिग्री से समझ लिया, यानी ग्रहों के बलाबल को समझ लिया, तो आपको कुंडली रीड करना बहुत आसान तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और ये ग्रहों की शत्रुता और मित्रता जो है ना, अगर इस चीज को भी आपने समझ लिया ना दोस्तों, तो कुंडली अध्ययन करने में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। क्योंकि कैसा है कि मान लीजिए, चलिए अभी मैंने जैसे कहा आपको कि मंगल देव है देव ग्रह, ठीक है, और शनि देव है दानव ग्रह। तो आप ये चीज समझ लीजिए कि अगर शनि देव मंगल देव की राशि में बैठ गए कुंडली में, यानी शनि देव जो है वो मंगल देव की राशि में बैठ गए, तो समझ लेते हैं कि शनि देव बैठे हैं मेष में, मेष राशि में कुंडली में, ठीक है। तो उस घर के जो रिजल्ट्स मिलेंगे ना, मतलब जो डिपार्टमेंट कुंडली का मेष राशि के पास है और वहां पे जब शनि देव जाके बैठ जाते हैं तो वो अति मारक ग्रह बन जाते हैं उस कुंडली का, मतलब कंप्लीटली निगेटिव। हाँ, वो बात अलग है कि अगर शनिदेव वहां पे वक्री होके बैठे तो रिजल्ट अलग मिलेगा। अब वक्री क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। पर ये समझ लीजिए कि अगर शनिदेव है और वो मेष राशि में बैठ गए किसी के भी कुंडली में, तो उस घर के जो रिजल्ट्स है ना वो कंप्लीटली बिगाड़ के रख देंगे। और उसके साथ साथ शनिदेव कुंडली में जिस भी घर के मालिक है ना दोस्तों, उन घरों को भी ये बिगाड़ के रख देंगे रिजल्ट। तो ये ऐसे भी काम करते हैं दोस्तों। इसलिए शनिदेव किस राशि में है या कोई भी ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है, वो उसकी शत्रु की राशि तो नहीं, फिर उस ग्रह की डिग्रीज क्या है जो बताती है वो ग्रह कितना रिजल्ट्स देने में सक्षम है। और तीसरी बात जो है कि ये जो राशियां हैं, ठीक है, वो किस राशि में बैठा हुआ है, क्या वो राशि उसके ग्रह का जो नेचर है और ये जो राशि का नेचर है, क्या ये दोनों साथ साथ में चलते हैं कि नहीं, मतलब नेचर कंपैटिबल है क्या एक दूसरे का। ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ऐसा हो जाएगा कि मेष राशि में अगर शनिदेव आके बैठ गए, मेष राशि है मतलब एकदम गो गेटरनेस वाली थिंग, गो गेटरनेस मतलब अभी के अभी करना है, पेशेंस नहीं। और शनिदेव क्या है, पेशेंस, कंप्लीट पेशेंस, ठीक है। तो ये कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी हो जाती है, अपोजिट एनर्जी हो जाती है। तो शनिदेव यहाँ पे अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पाते। और क्योंकि अभी मेष राशि में बैठा है तो मेष राशि के सिग्निफिकेशंस को भी खराब कर दिया, मतलब उस घर को भी खराब कर दिया, क्योंकि ये जाएंगे सब कुछ अक्वायर करने के लिए बहुत ज़्यादा स्लोली। और मेष राशि का तो नेचर है कि चलिए फटाक से अक्वायर कर देते, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ठीक है। तो मेष राशि ना वॉरियर की तरह है, ठीक है। और ये शनि देव है ना, ये एकदम पेशेंस वाले, एक बिजनेसमैन टाइप, एकदम पेशेंस, ये बहुत सोचेंगे, सोच विचार करने के बाद निर्णय लेंगे। तो अक्सर ऐसे जो लोग होते हैं ना जिनका जो शनि है मेष राशि में, तो ये डिसीजन नहीं ले पाते कि इनको करना क्या है, ठीक है। इनका एक माइंड बोलता है चलो जाके करके कर देते हैं चीज़ों को, और दूसरा माइंड बोलता है नहीं नहीं नहीं, कुछ तो खतरा हो सकता है, नहीं ये तो करना ही नहीं है, ठीक है, नहीं करते ऐसा। तो ये डिसीजन मेकिंग जो है ना इनका, वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। इसी वजह से ग्रह किस राशि में बैठे हैं वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया ना, तो मैं लिख के दे रही हूँ आपको कि आपसे अच्छा कुंडली कोई और पढ़ ही नहीं सकता। और एक बात दोस्तों, मैं किसी का भी कुंडली विश्लेषण नहीं करती, ना ही मैं अभी कुंडली अध्ययन करती हूँ किसी का भी, क्योंकि दोस्तों कैसा होता है ना कि आज तक मैंने जो है, मैं खुद 1000 से ऊपर कुंडलियाँ पढ़ चुकी हूँ। और बात ऐसी हो गई है ना दोस्तों कि लोग मेरी बातों को इतना सीरियसली ले लेते हैं दोस्तों कि जो वो मतलब जो उनका कर्म है ना दोस्तों, वो करते नहीं। उनको लगता है कि इसने जो बताया है नहीं वही होगा, इसलिए मुझे इसमें जाना ही नहीं। पर दोस्तों आपको एक चीज़ यहाँ पे ये समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि
लॉस में भी प्रॉफिट होता है दोस्तों। अंधेरे के बिना उजाले का जो महत्व है वो हम कभी नहीं समझ सकते दोस्तों। हर एक चीज़ का एक पॉजिटिव साइड है और एक निगेटिव साइड भी है दोस्तों। अगर हम सिर्फ निगेटिव साइड के ऊपर फोकस करेंगे ना दोस्तों, तो पॉजिटिव जो है ना वो हमसे हमेशा के लिए ना दूर होता जाएगा दोस्तों। और ये मैंने मेरी ज़िंदगी से सीखा है दोस्तों कि जितना भी निगेटिव होता है वो एट द एंड ऑफ द डे उसका जो आउटकम है, उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही होता है दोस्तों। बस हम उस पीरियड ऑफ टाइम में समझ नहीं पाते इस चीज़ को दोस्तों। इसलिए मैंने तो कुंडली विश्लेषण अभी मैं फ़िलहाल के लिए मैंने ये सर्विसेज बंद कर रखी है, क्योंकि दोस्तों मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ प्रेडिक्शन दूँ और आप उस चीज़ को मतलब एक पत्थर पे लिखी हुई लकीर की तरह ना एकदम फॉलो करें और ये सोचे कि नहीं अभी हम इधर तो जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि यहाँ से खतरा है, ठीक है, और खतरा होने के वजह से हम ये कभी स्टेप ही नहीं उठाएंगे। पर दोस्तों कभी इस बारे में भी सोचे कि अगर आपने शायद वो खतरा मतलब आप उठा लेते वो खतरा, तो शायद आगे जाके आप उससे कुछ सीखते। वैसे तो मैं इस चैनल में मैंने यही सोच के ये चैनल स्टार्ट किया हुआ है कि मतलब हाँ मैं अभी कुंडली विश्लेषण थोड़े टाइम के लिए नहीं करूँगी, पर मैं सबको अपनी कुंडली पढ़ना तो सिखा ही सकती हूँ ना, ताकि आप सब मुझे उस दुविधा में ना डाल दे। या आप आते हैं आशा लेकर मेरे पास में कि मैडम आप कुंडली देख लो, हमारी ये प्रॉब्लम हो रहा है, और फिर मैं कुछ और बता देती हूँ। या अगर मेरे मुंह से आपको जो सुनना है वो आपको सुनने नहीं आया तो आप हताश हो जाते हो, निराश हो जाते हो, और फिर मुझे वो करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत हर्ट होता है, मैं बहुत इमोशनल टाइप की इंसान हूँ। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको स्वयं खुद की कुंडली देखना सिखा दूँ, ताकि आप सब जो है खुद स्वयं का जो लक है वो खुद अपने हाथ में ले सके दोस्तों। मान के चलिए मैंने भी यही किया है दोस्तों, ठीक है। किसी पे डिपेंड नहीं होना है, हमें खुद की कुंडली खुद अध्ययन करनी है। और मान लीजिए आप कल को किसी ज्योतिष के पास कुंडली अध्ययन करने जाएंगे तो आपको ये तो पता रहेगा ही ना कि ओके ये ग्रह यहाँ पे तो इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे। और फिर वो ज्योतिष आपको बोलेगा कि नहीं भाई तेरी कुंडली में तो कुछ काल सर्प दोष है और फिर पितृ दोष है और तेरी तू मांगलिक है, तेरी शादी नहीं होगी। दोस्तों मांगलिक होना भी एक ब्लेसिंग है, पता है आपको, मांगलिक होना भी एक ब्लेसिंग है। वो कैसे मैं आपको अगले आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। पर मेरे इस चैनल का मकसद यही है कि मैं आपके पास सटीक जानकारी पहुंचा सकूं और आप कोई किसी के भी बातों पर विश्वास ना करके खुद से अपनी कुंडली पढ़ना जान जाए। और ये कुंडली क्या है दोस्तों, ये जो ग्रह है, ये जो एनर्जीज हमें कॉस्मोस से आती है दोस्तों, वो एनर्जीज बताती है, हमारा नेचर डिसाइड करती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड जो हमारे शरीर में जो 7 ग्रंथियां हैं उनको रूल करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। और वो एनर्जी सीधा सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करती है, तो वही डिसाइड करता है कि आपका नेचर कैसा होगा, आपका डीएनए कैसा है, मतलब जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो डिसाइड करता है सब कुछ। तो मैं आपको यही बताऊंगी कि सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कैसा किया जाए। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या है, हमारा अवचेतन मन, जहाँ पे ये एनर्जीज ग्रहों से हमें रोज रोज मिल रही है ना, वो डिसाइड कर रही है कि ओके क्या होने वाला है आगे, ये इंसान क्या करने के लिए आया है यहाँ पे, उसका लाइफ पर्पस क्या है। दोस्तों मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको ये भी बताऊंगी कि आप कैसे अपना लाइफ पर्पस ढूंढ सकते हो, ठीक है, समझ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर हो सके तो शेयर भी कर देना, क्योंकि बहुत लोग हैं जो अपनी कुंडली स्वयं से जानना चाहते हैं, जिनको लूट लिया है, लिटरली लूट लिया है जिनको बाकी के एस्ट्रोलॉजर्स ने। तो प्लीज़ ये आपका कर्तव्य है और ये मेरा भी कर्तव्य है कि हम इस वीडियो को या इस जानकारी को, इस संदेश को बहुत सारे लोगों के पास पहुंचाए, और वो जो एस्ट्रोलॉजी को अंधश्रद्धा के रूप में देखते हैं वो ना देखे, वो रोक दे और स्वयं अपने नेचर को, उन्हें जो एनर्जीज मिल रही है ग्रहों को, वो समझ जाए, ठीक है दोस्तों। और आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको उपाय भी दूंगी कि कैसे इन ग्रहों को आप न्यूट्रल कर सकते हैं, आप कैसे इन ग्रहों से जो एनर्जीज, भले ही आपकी कुंडली में वह ग्रह कितना भी मारक स्थिति में बैठा क्यों ना हो, आप उसको पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं।
और उससे पॉजिटिव रिजल्ट्स कैसे हासिल कर सकते हैं मैं आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बता दूंगी। पर पहले तो हम लोग ये कुंडली के ही सीरीज़ कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है।